नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हमारे सामने इनका चित्र है और आपको मैं बेटा याद दिलवा दूं कि इनकी एक कविता हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। कविता थी मेघ आए, बहुत ही अच्छी कविता थी। इस पाठ से और इस कविता को पढ़ने से पता चलता है कि ये बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्हीं के साथ जो दूसरा चित्र है वो फादर बुल्के का चित्र है, जिस पर ये संस्मरण लेखक ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ बच्चों एक संस्मरण है। इसके लेखक जैसा आपको बताया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इन्होंने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके स्वभाव व व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया है। लेखक ने फादर बुल्के के साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला है और साथ ही परिमल संस्था से जुड़े लेखकों के साथ उनके संबंधों पर भी चर्चा की है। लेखक ने फादर बुल्के की जन्मभूमि और कर्मभूमि के बारे में बताते हुए उनके सन्यासी बनने के निर्णय को भी उजागर किया है कि किस प्रकार से फादर ने भारत आने की शर्त पर सन्यास ग्रहण किया और भारत आने के बाद भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए। उन्हें हिंदी भाषा से अत्यधिक लगाव था। उनके हिंदी प्रेम को देखते हुए ही उनके साहित्यकार मित्रों ने उनके अंतिम संस्कार में हिंदी भाषा में प्रार्थना पढ़कर उनके हिंदी प्रेम का सम्मान किया था व उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। लेखक को इस बात का बहुत दुख था कि फादर को बहुत ही कष्टदायक मृत्यु मिली। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो संस्मरण शैली में लिखा हुआ है, संस्मरण के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। संस्मरण जो होता है वो स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि लेखक ने उनसे जुड़ी जो बातें हमें इस पाठ के माध्यम से बताई हैं वो 100% सच है, क्योंकि लेखक के स्वयं के संबंध फादर बुल्के के साथ थे। तो इसी आधार पर उन्होंने इस संस्मरण को लिखा है। उन्होंने बताया है कि भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रेम्स-चैपल शहर में, और रेम्स-चैपल शहर की मैं आपको विशेषता बता दूं बच्चों, ये गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है रेम्स-चैपल। लेकिन फिर भी न जाने क्यों फादर ने कर्मभूमि भारत को बनाया। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे मैंने आप लोगों के लिए इस पाठ को कुछ बिंदुओं में बांटा है, क्योंकि पूरा पाठ तो आप पुस्तक लेकर पढ़ेंगे। यहाँ पर उस पाठ का सार मैं बिंदुओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पुस्तक में पहले पेज पर इनके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में बताया है और बिल्कुल शुरू में इनके प्रति लेखक ने अपनी आस्था प्रकट की है कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु से लेखक को कितना दुख हुआ है। तो इनके स्वभाव व्यक्तित्व की बात करते हैं हम। फादर मधुर भाषी व मिलनसार स्वभाव के थे। गोरे रंग के, नीली आँखों वाले, सफ़ेद झाई मारती दाढ़ी वाले। आपने अभी पिक्चर में देखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी। पादरी का लंबा चोगा पहनते थे और वास्तव में देव पुरुष जैसे लगते थे। उनकी उपस्थिति देवदार के वृक्ष की छाया जैसी सुकून देने वाली लगती थी। परिमल एक साहित्यिक संस्था है बच्चों, उस समय थी। लेखक और कवि उनसे जुड़े रहते थे और फादर जो थे उस परिमल संस्था के सबसे बड़े सदस्य थे और सबकी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव दिया करते थे। खूब हंसते थे और वो परिमल के दिन लेखक ने बताया है बहुत ही अच्छे थे। और इनकी एक विशेषता थी कि किसी के घर में उत्सव हो या कोई संस्कार हो, वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह खड़े होकर उसे आशीषों से भर देते थे। और अगर किसी के घर दुख की घड़ी है तो वहाँ भी सांत्वना के जादू भरे शब्द बोलकर असीम शांति प्रदान करते थे। फादर बुल्के के लेखक से क्या संबंध थे? फादर बुल्के ने पाठ में जिक्र किया है कि चाहे इलाहाबाद हो चाहे दिल्ली हो, वो हमेशा इलाहाबाद होते थे तो भी लेखक से मिलते थे, और लेखक अगर दिल्ली आ गए और उनका दिल्ली आना हुआ तो भी वो जरूर मिलते थे। लेखक ने पाठ के माध्यम से बताया है कि लेखक अधिकतर दिल्ली रहते थे और फादर बुल्के इलाहाबाद रहते थे।
जब फादर बुल्के को इलाहाबाद से दिल्ली आना होता था तो वो लेखक से ज़रूर मिलते थे, और लेखक कभी जब दिल्ली से इलाहाबाद जाते थे तो वो वहाँ मिलकर आते थे। यानी उनके संबंध जो थे बहुत अच्छे और आत्मीयता से परिपूर्ण थे। वो फादर बुल्के लेखक के लिए बड़े भाई जैसे थे। संकल्प से सन्यासी थे। सन्यासी होते हुए भी वे जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे तोड़ते नहीं थे। वे जब भी दिल्ली आते थे लेखक से अवश्य मिलते थे। वे लेखक के घर परिवार और निजी दुख तकलीफ के संबंध में पूछते थे। उन्होंने लेखक के बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना डाला था। बच्चों, अपनी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, और उन 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, और वो जो अन्न होता है वो किसी घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों से खिलाया जाता है। तो लेखक के बच्चे का जो अन्नप्राशन संस्कार किया था वो फादर बुल्के के हाथों से हुआ था। इतना ही नहीं, पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक की को समय से पहले पत्नी और पुत्र का वियोग का दुख हुआ था, तो उनकी मृत्यु पर फादर बुल्के ने जादू भरे सांत्वना वाले शब्द से विरल शांति भी प्रदान की थी। फादर ने कहा था लेखक को तसल्ली देते हुए कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। बच्चों, ये आपको पुस्तक पर मिलेगा, पेज नंबर 87 पर ये लिखा हुआ है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। तो ये एक आशावादी संदेश फादर बुल्के ने अपार दुख की घड़ी में लेखक को दिया था, जिसका सकारात्मक असर लेखक पर पड़ा था। आगे देखते हैं, फादर की जन्मभूमि और परिवार। पहले बता चुके हैं कि फादर की जन्मभूमि क्या थी, बेल्जियम का रेम्सचेपल शहर। और ये शहर किसका बताया था, पादरियों का, धर्मगुरुओं का, उनका शहर था। इनके परिवार की बात करें तो परिवार में माता पिता, 2 भाई और 1 बहन। माँ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम था। उन्हें भारत में रहते हुए अपनी जन्मभूमि और जननी यानी माता, जननी की बहुत याद आती थी। बहन की भी कभी कभी चिंता करते थे और उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। बहन थोड़ी सख्त और जिद्दी थी। जो भाई थे, एक पादरी हो गया था और दूसरा काम करता था। फादर बुल्के अपने परिवार से मिलने के लिए 2 या 3 बार ही भारत से बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने का निर्णय, इस पर चर्चा करते हैं कि सन्यासी बनने का निर्णय कब और क्यों लिया गया और किस प्रकार से लिया गया। फादर बुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे कि उनके मन में सन्यासी बनने की भावना उत्पन्न हो गई। बच्चों, वे पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने भारत आने की शर्त रखी। बच्चों देखो, इन्होंने सन्यासी पढ़ाई बीच में छोड़ी, सन्यासी बने। इसका ये मतलब नहीं था कि वो भौतिक सुख साधनों से दूर हुए थे, लेकिन संसार से दूर नहीं हुए थे, कर्म से दूर नहीं हुए थे। पाठ को पढ़ने से आपको पता चला कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे हिंदी भाषा को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, या जो बाद में लोगों के काम आ सकें, ऐसे इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। इस प्रकार वे संन्यास लेकर भारत आ गए और भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। जिसेट संघ में 2 साल तक धर्माचार की पढ़ाई की, फिर दार्जिलिंग में 9-10 वर्षों तक अध्ययन किया। कोलकाता से BA किया, इलाहाबाद से MA किया और प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में, देखो बच्चों विशेष बात, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए। ये इस बात से भी साबित होता है कि इन्होंने हमारी संस्कृति के रामचरितमानस, रामकथा पर शोध कार्य किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास पर इन्होंने शोध प्रबंध पूरा किया और PhD की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार वे भारत में पूरी तरह से रच बस गए। वो भारतीय उत्सव संस्कारों में शामिल होते थे। इस प्रकार वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए। ये लाइन मैंने आपको बोली है, ये लाइन मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसलिए मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर रही हूँ आप लोगों का, कि इससे आपका जो NCERT पीछे प्रश्न उत्तर है, प्रश्न अभ्यास में पूरा एक प्रश्न बनेगा जिसका उत्तर पूरा यहीं से आपको मिलने वाला है। फादर का हिंदी प्रेम, अब पूरे पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि फादर को हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। पेज नंबर 87 पर आप जब ये पढ़ेंगे तो पूरा उत्तर आपका वहाँ से निकलेगा कि हिंदी प्रेम के बारे में बताइए। फादर का हिंदी भाषा के प्रति अत्यधिक लगाव था। उन्होंने जैसे बताया MA हिंदी में किया, और एक अंग्रेजी साहित्यकार है मातरलिंक, उनका एक नाटक है बहुत प्रसिद्ध ब्लू बर्ड, उसका हिंदी अनुवाद किया, और अपने ही धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया। और इन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को इन्होंने हिंदी में लिखा और एक शब्दकोश इन्होंने तैयार किया।
हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर इन्हें दुख होता था और ये अपना दुख प्रकट भी करते थे। ये हमेशा आवेश में रहते थे, क्रोध में कभी भी नहीं रहते थे। हिंदी साहित्यिक संस्था परिमल से जुड़े हुए थे और उस संस्था के सबसे बड़े सदस्य के रूप में सबकी रचनाओं पर अपनी बेबाक राय देते थे और सुझाव भी देते थे। तो इससे पता चलता है कि वो हिंदी से कितना प्रेम करते थे। फादर की मृत्यु, एक महापुरुष, एक युग पुरुष, दिव्य पुरुष, जिनकी मृत्यु लेखक ने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार से पहले पेज पे उन्होंने जिक्र किया है इनकी मृत्यु के बारे में कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद बच्चों एक बीमारी होती है, गैंग्रीन का फोड़ा होता है कैंसर की तरह। जिस प्रकार शरीर के अंदर वो एक फोड़ा अगर फूट जाता है अंदर ही अंदर तो उससे बड़ा कष्ट होता है। तो फादर की मृत्यु ऐसे ही हुई थी। तो लेखक ने इसके ऊपर दुख व्यक्त किया है कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने इस जहर का विधान क्यों किया, यानी उनको इतनी कष्टदायी मृत्यु क्यों दी। बच्चों मृत्यु पर बात कर रहे हैं हम। आप लोगों ने अभी एक पाठ पढ़ा था बाल गोविंद भगत, उसमें एक पंक्ति आई थी, आप लोगों को याद हो कि उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। तो बाल गोविंद भगत आप पाठ भूले नहीं होंगे अभी। बाल गोविंद भगत में क्या था कि उन्होंने जीवन भर किसी को दुख तकलीफ नहीं दिया, बिल्कुल खराब व्यवहार किया। तो जिस प्रकार उन्होंने जीते जी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, उसी प्रकार मृत्यु ने उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। तो वहाँ ये बात बड़ी अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर फादर बुल के मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। उन्होंने जीवन भर दूसरों के लिए कार्य किया, अपने मन में दूसरों के प्रति हमेशा अमृत रखा। तो लेखक कहते हैं उनको दुख है कि उनको उनकी मृत्यु में इस जहर का विधान क्यों। यह सवाल वो किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे। उम्र की आखिरी देरी यानी मरणासन, मृत्यु के नज़दीक होना। तो इस प्रकार उन्होंने लेखक ने दुख व्यक्त किया है। और जब वो लेखक की मृत्यु हुई तो उनके संस्कार में अंतिम पृष्ठ पर लेखक ने जिक्र किया है कि जो रोने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, स्वयं फादर ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग रोएंगे। तो लेखक लिखते हैं कि उनकी मृत्यु पर जो रोने वालों की कमी नहीं थी और नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने के समान है। यानी ये बात गौण है कि कितने लोग रोए। अगर उनको गिनकर लिखें या बताया जाए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो स्याही बर्बाद करने जैसी बात है। तो इन सब बातों से लेखक की फादर बुल्के के प्रति जो आस्था थी वही प्रकट होती है। तो बच्चों ये पाठ हमने पूरा आपको सार के रूप में बता दिया है। बीच बीच में मैंने आपको पुस्तक के पेज ही बता दिए हैं और एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है उसकी आपकी अगली वीडियो आएगी। तो पहले आप ये वीडियो देखें, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तब आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन और गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तरों की वीडियो आपको भेजी जाएगी। आपकी परीक्षा में बता दूं बच्चों, जिस प्रकार मैंने बताया था कि कन्यादान कविता में काव्यांश पर आधारित आपको प्रश्न उत्तर करवाए थे वीडियो में, उसी प्रकार से आपके परीक्षा में गद्यांश पर आधारित भी प्रश्नोत्तर आएंगे। वो आएंगे बच्चों 2-2 अंकों के 3 प्रश्न आएंगे, यानी 6 अंकों का आएगा। एक गद्यांश दिया जाएगा किसी भी पाठ में से, जितने पाठ आपने पढ़े हैं क्षितिज भाग 2 के, तो उसमें से एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश पर आधारित आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो अगली वीडियो में महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे और जो प्रश्न अभ्यास में एनसीईआरटी के जो हैं प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। तब तक आप ये वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये 2 चित्र बेटा मैं आपको और दिखा रही हूँ। जो बाईं तरफ चित्र है वो लेखक का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व लग रहा है। और जो दाईं तरफ जो चित्र है वो फादर बुल्के, एक ओज, एक दिव्य चमक इनके चेहरे पर आप देख रहे हैं। तो बच्चों ये वीडियो आप देखना, बार बार इसको समझना और लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आपने नहीं किया है तो। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।